सो गुड इवनिंग वंस अगेन आप लोगों को। और हम लोगों का चैप्टर 2 चल रहा था, अभी फ़िलहाल ख़त्म नहीं हुआ था। तो टाइप अप्रोचेज़ हम लोगों ने सारी पढ़ ली थी। टाइप अप्रोचेज़ कौन कौन सी हैं, जिसमें हमने आयुर्वेदा का भी ट्रीटाइज पढ़ लिया था सारा, और प्लस जो है हमने शेल्डन की थ्योरी पढ़ी थी, कार्ल यूंग की थ्योरी पढ़ी थी हम लोगों ने, और टाइप ए टाइप बी पर्सनालिटी रोजनमैन फ्राइडमैन की थी, मॉरिस की पढ़ ली थी। तो ये सब हमने सारा ख़त्म कर दिया था एक्चुअली, अगर देखा जाए तो। एक सेकेंड। ओके, तो नेक्स्ट जो टॉपिक वो ट्रेट अप्रोचेज़ है। मैंने आपको ये ऑलरेडी पहले एक्सप्लेन तो कर ही दिया था कि ट्रेट अप्रोचेज़ क्या है, इसको मैंने पहले ही पढ़ दिया था, पर दोबारा एक बार रिकॉल कर लेते हैं हम लोग ट्रेट अप्रोचेज़ हमारी क्या है। तो इसमें जैसे हमने पहले डिस्कस ये किया था कि जब टॉपिक हम लोग पढ़ रहे थे तो मैंने आपको बताया था टाइप अप्रोचेज़ आपका ब्रॉड पैटर्न देखता है बिहेवियर का। ट्रेट अप्रोचेज़ आपके स्पेसिफिक साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स देख रहा होता है, ठीक है, वो इन्होंने यहाँ पे भी मेंशन किया हुआ है। तो ये क्या कहते हैं, ये जो थ्योरीज़ है ज़्यादातर आपके बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ पर्सनालिटी को डिस्क्राइब कर रहा होता है, बिल्डिंग ब्लॉक्स की तरह ये काम कर रहा होता है। तो बेसिकली क्या है कि जैसे आपकी पर्सनालिटी सिर्फ किसी एक कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से नहीं बनती, देयर आर बिल्डिंग ब्लॉक्स, है ना। कुछ चीज़ें एक चीज़ की, कुछ चीज़ें एक फीचर्स के मिलते हैं, कुछ अलग, फिर ए बी सी डी ऐसे कर करके बिल्डिंग ब्लॉक्स की तरह काम करेगा। और होता क्या है, हम जैसे जो लोग ह्यूमन बीइंग्स हम लोग होते हैं, कई तरीके की साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स हम लोग शो कर रहे होते हैं, और उसमें वेरिएशंस भी बहुत ज़्यादा होती है। जैसे चैप्टर 1 में हम लोगों ने पढ़ा था, तो इंटेलिजेंस है, सबका इंटरेस्ट है, क्रिएटिविटी है, पर्सनालिटी है, सबकी अलग अलग होती है। एक जैसे कॉमन इन्होंने एग्जाम्पल दिया हुआ है कि जब हम सोशेबल के बारे में बात करते हैं कि एक इंसान अगर बहुत ज़्यादा सोशेबल है तो हम ये एज्यूम करते हैं कि वो कोऑपरेटिव भी होगा, वो फ्रेंडली भी होगा, और वो कभी इसी से रिलेटेड जो है काफ़ी सारे बिहेवियर्स में एंगेज खुद को कर रहा होता है। तो ट्रेट अप्रोच हमारे प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स को बताता है। ट्रेट जो है रिलेटिवली एंड्योरिंग है, जैसे पर्सनालिटी भी हमारा रिलेटिवली एंड्योरिंग होता है। अक्रॉस द सिचुएशंस आपको सेम तरीके से एक इंडिविजुअल बिहेव करता हुआ दिख रहा होता है, वही इन्होंने भी यहाँ पे लिखा हुआ है। और हम ये भी देखते हैं कि कुछ बिहेवियर्स अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन भी एक्टिवेट हो जाती हैं हमारी, ठीक है, ये भी हमें देखने को मिल जाता है। समराइज अगर हम लोग इसको करें, हाँ दिशा, वॉइस इज ब्रेकिंग, ओह माय गॉड, आज तो मैं घर पे हूँ दिशा। और किसी को भी ब्रेकिंग हो रही है मेरी न्यूज़? पलक मदान, ये साधु बस वालों को वॉइस ब्रेक क्यों हो रही है मेरी ज़्यादा से ज़्यादा? एक सेकंड होल्ड करो, आई होप थोड़ा सा क्लियर होगा, तो आराम आराम से चलते हैं क्या। तो अब क्लियर है दिशा एंड पलक जी? सर योर वॉइस इज़ ब्रेकिंग। चलो ठीक है, मैं थोड़ा सा वाईफाई के पास आ गया हूँ, बट दिक्कत नहीं होती, स्लाइटली कभी कभी हो ही जाती है। तो समराइज़ करने के लिए मैंने आपको यही बताया था कि ट्रेड जो है रिलेटिवली स्टेबल ओवर द पीरियड ऑफ टाइम है, कंसिस्टेंट रहते हैं अक्रॉस सिचुएशन। तो जिस तरीके का ट्रेड आप अपना लेंगे या आपका बन जाएगा ट्रेड, ठीक है, तो आप उसको अक्रॉस द सिचुएशन उसी तरीके से दिखा रहे होते हो। इसका स्ट्रेंथ एंड कॉम्बिनेशन वेरी कर रहा होता है, बिकॉज हर एक इंडिविजुअल जो है डिफरेंट होता है, तो उसके अकॉर्डिंगली जो है उनका ट्रेड भी डिफरेंटली रिस्पॉन्ड करता है। तो देखते हैं, जैसे अगर हम सिंपल सी बात करें, अगर कोई शाय है इंसान, ठीक है, तो बहुत शर्मीला सा रहता है या रहती है, तो अक्रॉस द सिचुएशन हो ही जाता है। कई लोग बहुत ज़्यादा शर्मीले होते हैं, कई लोग थोड़े से जो है कम शर्मीले होते हैं, ठीक है, तो ये देखने को मिलता है। तो कई साइकोलॉजिस्ट हैं, इन्होंने यही बोला कि इन्होंने काफ़ी सारी थ्योरीज यहाँ पे फॉर्मुलेट करी है। अब हम वो सारी थ्योरीज पढ़ेंगे। सबसे पहले गॉर्डन ऑलपर्ट की ट्रेट थ्योरी है, सेकंड रेमंड कैटल की पर्सनालिटी फैक्टर है, फिर आइसेंक की थ्योरी है, और एक 5 फैक्टर मॉडल ऑफ पर्सनालिटी भी है जो इन्होंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है, ठीक है। तो ये क्या कहता है, इसको एक बार पढ़ लेते हैं। एक सेकेंड, सो गॉर्डन ऑलपर्ट की ट्रेड थ्योरी क्या कहती है, ये सबसे जो है पाइनियर माने जाते थे ट्रेड अप्रोच के। और इन्होंने क्या प्रपोज किया कि एक इंडिविजुअल के अंदर बहुत सारे ट्रेड्स होते हैं जो कि डायनेमिक इन नेचर है, ठीक है। तो मेरे अंदर भी बहुत सारे ट्रेड्स हैं, आप लोगों के अंदर भी बहुत सारे ट्रेड्स होंगे जो कि डायनेमिक है। डायनेमिक इन द सेंस कहते हैं वो किसी भी तरीके का फॉर्म ले सकता है, किसी भी तरीके का, ठीक है, कम ज़्यादा, ऊपर नीचे, आगे पीछे, दाएँ बाएँ, किसी भी तरीके का। They determine behavior in such a manner that an individual approaches different situation with
सिमिलर प्लान्स। अब ये क्या कहता है कि हमारा बिहेवियर उन ट्रेड्स के हिसाब से इस तरीके का हो जाता है इन सच अ मैनर कि इंडिविजुअल जो है अप्रोच करता है डिफरेंट सिचुएशन विद सिमिलर प्लान्स। तो यूजली जैसे मैंने पिछली जब मैं पहले करा रहा था तो मैंने ये तब भी एक्सप्लेन किया था कि अगर एक इंसान फॉर एग्जांपल जैसे ह्यूमरस है या फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूँ कि कंपैशनेट है, थोड़ा सा लविंग है, तो वो हर एक सिचुएशन में जो देखोगे डिफरेंट सिचुएशन अगर होगी तो वो उसी तरीके से रिस्पॉन्ड करने की कोशिश करेगा या अपने ट्रेड दिखाने की कोशिश करेगा। यूजली ये लोगों के साथ होता भी है, ठीक है, यही इन्होंने यहाँ पे भी बताया। तो क्या करता है, ट्रेड्स इंटीग्रेट स्टिमुलाई एंड रिस्पॉन्सेज विद अदरवाइज लुक डिसिमिलर। तो आपको लग रहा है कि सामने वाला कोई लड़ाई कर रहा है, आपको लगता है नहीं अहिंसा नहीं होनी चाहिए, जैसे गांधी जी का एग्जाम्पल है, अहिंसा नहीं होना चाहिए, तो आप क्या करोगे, लड़ाई झगड़े सॉल्व कराने की कोशिश करोगे कि भैया नहीं बैठ के बात कर लो, लड़ाई झगड़ा मत करो और चीज़ें ख़राब हो जाती है। तो ये सब हम लोग देख के चलते हैं। ऑलपोर्ट ने ये भी आर्ग्यू किया कि द वर्ड्स पीपल यूज टू डिस्क्राइब देमसेल्व्स एंड अदर्स प्रोवाइड अ बेसिस फॉर अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन पर्सनैलिटी। ठीक है, तो हम क्या शब्द अपने लिए यूज़ करते हैं, यार मैं तो बहुत हेल्पिंग हूँ, जैसे मैं बहुत बोलता हूँ यार मैं तो लोगों की दूसरों की मदद कर रहा होता हूँ, मैं लोगों को बहुत सुनता हूँ, मैं लोगों को बहुत अंडरस्टैंड करता हूँ। तो ये शब्द अगर अपने लिए यूज़ कर रहा हूँ तो ये क्या बता रहा है, ये मेरी पर्सनैलिटी को बता रहा है। ठीक है, ये मेरी पर्सनैलिटी एक्सप्लेन कर रहा है, आप लोगों के साथ भी होगा। And he analyzed the words of English language to look for traits which describe a person. हॉलबर्ट ने इसको फिर क्या किया, कैटेगराइज कर दिया कि हमारी जो ट्रेट्स होते हैं वो कार्डिनल ट्रेट्स, सेंट्रल ट्रेट्स या सेकेंडरी ट्रेट्स हमारे हो जाते हैं। ठीक है जी, क्या है ये कार्डिनल ट्रेट्स? उन्होंने बोला दीज आर हाईली जनरलाइज डिस्पोजिशन, दे इंडिकेट द गोल अराउंड विच अ पर्सन एंटायर लाइफ सीम्स टू रिवॉल्व। तो नहीं, ये कार्डिनल ट्रेट्स इसको लिख देना फिक्स्ड है, आगे हेल्पिंग वो शॉर्ट ऑफ से लिख दिया, ये फिक्स ट्रेट होते हैं, ज़िंदगी भर आप इस पर पूरी ऊपर ज़िंदगी बिता देते हो। जैसे इन्होंने एक एग्जांपल दिया महात्मा गांधी का नॉन वायलेंस, ठीक है, हिटलर का नाजिज्म, ये कार्डिनल ट्रेट्स है, ये इसके ऊपर पूरी ज़िंदगी इन्होंने बताई है और इनके नाम से ये आइडियोलॉजी अटैच है कि गांधीयन फ़िलासफ़ी या हिटलरियन फ़िलासफ़ी को आप जो है फॉलो कर रहे होते हैं और इसका परवेसिव इफेक्ट होता है, चलता रहता है, ज़िंदगी भर चलता रहता है। ठीक है, ये चीज़ देखने को मिलती है। तो इसको कार्डिनल है, फिक्स ट्रेट्स है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये फिक्स्ड ही रहते हैं। ठीक है, फिर इससे थोड़ा सा कम जनरलाइज्ड अगर हम लोग बात करते हैं वो है सेंट्रल ट्रेट। सेंट्रल ट्रेट जो है आप बहुत सिंपली यूज़ कर रहे होते हो कि लाइक आई एम वार्म, आई एम सिंसियर, आई एम डिलिजेंट, आई एम हार्ड वर्किंग, ठीक है, आई एम आउट गोइंग, और ये सब ज़्यादातर आप जो है जब टेस्टिमोनियल लिखते हो या जॉब रिकमेंडेशन कर रहे होते हो तब ये सारी चीज़ें आप लिख रहे होते हो। इससे और कम जनरलाइज जो है जो कैरेक्टरिस्टिक्स बताता है इंसान की वो सेकेंडरी ट्रेट्स है। इसके आगे आप लिख लीजिए और लिखा भी हुआ है, ये आपके लाइक्स एंड डिसलाइक्स को बताता है, प्रेफरेंसेस को बताते हैं। तो लाइक आई लाइक मैंगोज़, आई लाइक एप्पल्स, या आई लाइक वेस्टर्न क्लोथ्स, या आई लाइक डिज़ाइनर क्लोथ्स, अलग अलग चीज़ें यहाँ पे बताई जाती है। तो कार्डिनल फिक्स्ड है, उससे कम जनरलाइज सेंट्रल है, और जो आपके जो प्रेफरेंसेस बताता है, लाइक्स एंड डिसलाइक्स बताता है, वो आपके सेकेंडरी ट्रेट्स है। ठीक है जी, तो ऑलपोर्ट ने इसको एक्नॉलेज किया कि जो इन्फ्लुएंस है सिचुएशन का बिहेवियर के ऊपर, ही हेल्ड दैट वे अ पर्सन रिएक्ट्स टू अ सिचुएशन डिपेंड ऑन हर हिज ट्रेट्स, ऑल्दो पीपल शेयरिंग द सेम ट्रेट्स माइट एक्सप्रेस देम इन डिफरेंट वेज। कभी कभार ऐसा भी हो जाता है जिन लोगों के सेम ट्रेट्स होते हैं वो शायद अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग तरीके से बिहेव करते हैं। दैट डिपेंड्स बिकॉज हर एक इंडिविजुअल डिफरेंट होता है यहाँ पे, जो कि हमने शुरू में पढ़ा। एंड ऑलपोर्ट ने कंसिडर किया कि दीज आर लाइक मोर इंटरवेनिंग वेरिएबल्स दैट अकर बिटवीन स्टिमुलस सिचुएशन रिस्पॉन्स ऑफ द पर्सन। तो स्टिमुलस है, स्टिमुलस को रिस्पॉन्ड कर रहे होते हो, बीच में आपके ट्रेट्स हैं। अब वो ट्रेट्स आप यूज़ करते हो तो आपको पता चलता है कि मुझे स्टिमुलस को कैसे रिस्पॉन्ड करना है, अच्छे से करना है या बुरे तरीके से करना है, और हर एक इंसान में अच्छा बुरा दोनों होता ही है। तो दिस मीन दैट एनी वेरिएशन इन ट्रेट्स वुड एलिसिट अ डिफरेंट रिस्पॉन्स टू द सेम सिचुएशन। तो यानी ये कहने का अगर आपका वेरिएशन किसी भी तरीके से ट्रेट में आ रहा आता है तो आप डिफरेंट रिस्पॉन्स जो है सेम सिचुएशन को दे रहे होते हो, बिकॉज हर एक इंसान जो है डिफरेंट होता है यहाँ पे। ठीक है, ये इन्होंने यहाँ पे बात बताई। ये थी गॉर्डन ऑलपोर्ट की ट्रेड थ्योरी। ठीक है जी, तो ये अब सबसे पहले आपका ट्रेड थ्योरी इन्होंने यही एक्सप्लेन करा। पलक आपको क्लियर है, गौरांगी एंड चैतन्य आप लोगों को क्लियर है ये टॉपिक ऑलपोर्ट ट्रेड थ्योरी? ठीक है बोलो। ठीक है, चैतन्य आपको क्लियर है? यस सर। ठीक है, ओके। नेक्स्ट जो है रेमंड कैटल की थ्योरी है, ये आपको स्कूल में प्रैक्टिकल भी कराते हैं। 16 PF 16 पर्सनालिटी फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, कई स्कूल्स में कराते हैं, कई स्कूल्स में नहीं कराते, करा दे तो बहुत अच्छी बात है, आपके टॉपिक से रिलेटेड हो जाता है। तो रेमंड कैटल ने पर्सनालिटी फैक्टर दिया था, इसने ये बोला, रेमंड कैटल ये मानता था कि एक कॉमन स्ट्रक्चर होता है
जिसके बेसिस पे जो है हर एक इंसान एक दूसरे इंसान से जो है डिफ़र कर रहा होता है, सबका कॉमन स्ट्रक्चर है। तो ऑब्वियसली मुझे देखोगे तो मैं गुनगुन से डिफरेंट हूँ, मैं पलक से डिफरेंट हूँ, पलक चैतन्य से डिफरेंट, चैतन्य दिशा से, दिशा आराध्य से, आराध्य कीर्ति से, कीर्ति कौरंगी से। हम लोग एक दूसरे से किसी कॉमन बेस के ऊपर स्ट्रक्चर डिफरेंट हो गए, सबकी पर्सनालिटी डिफरेंट होगी। किसी को हंसी मजाक ज़्यादा पसंद आता होगा, किसी को नहीं आता होगा, कोई गुस्से से रिस्पॉन्ड करता होगा, कोई नहीं करता होगा, अलग अलग एंड सो ऑन ये चलता रहता है। और इस स्ट्रक्चर को हम कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं? एम्पेरिकली। एम्पेरिकली मतलब हमें फैक्ट्स और फिगर्स इसके सर्च करने पड़ेंगे, तो हम एक कंक्लूजन पे यहाँ पे पहुँचते हैं। He tried to identify the primary traits from a huge array of descriptive adjectives found in language. तो उसने क्या किया, प्राइमरी ट्रेट्स को निकालने की कोशिश करी। जैसे हमारी जो लैंग्वेज होती है उसमें डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स होते हैं। तो एडजेक्टिव क्या होते हैं? जो किसी चीज़ की विशेषता को बताते हैं, है ना। तो अब गुलाब महकता है तो विशेषता है, गुलाब में महक है, ठीक है। और किसी में बदबू आ सकती है फॉर एग्जांपल, ठीक है। और किसी चीज़ में भी जो है विशेषण बता रहे होते हैं, तो दैट इज़ एडजेक्टिव एक्चुअली, ठीक है, देखा जाता है। एंड इसके लिए इसने क्या किया, इसको और साइंटिफिक प्रूव करने के लिए इसने स्टैटिस्टिकल टेक्निक का यूज़ किया, जिसको फैक्टर एनालिसिस का नाम दिया। इनफैक्ट आपने मैथ्स में भी किया होता है, LCM HCF निकालते हो तो फैक्टर एनालिसिस ही होता है। और उसने देखा कि 16 प्राइमरी और सोर्स ट्रेट्स होते हैं हमारे, 16 प्राइमरी या फिर सोर्स ट्रेट्स। इसको इसने फिर डिफ्रेंशिएट किया। कहते हैं सोर्स ट्रेट्स क्या है? सोर्स ट्रेट्स सबके अंदर होते हैं। दीज आर स्टेबल, दीज आर कंसिडर्ड एज बिल्डिंग ब्लॉक्स और ऑफ पर्सनैलिटी। तो ये स्टेबल होंगे, हमारे बिल्डिंग ब्लॉक्स की तरह काम कर रहे होते हैं। बिसाइड्स ये देयर आर ऑल्सो नंबर ऑफ सरफेस ट्रेट दैट रिजल्ट आउट ऑफ द इंटरेक्शन ऑफ सोर्स ट्रेट्स, ठीक है। तो जब सोर्स ट्रेट्स हमारे इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है, जब इस एक्टिव हो जाते हैं एक सिचुएशन के हिसाब से, तब सरफेस ट्रेट्स हमारे सामने आ रहे होते हैं या लोगों को देखने को मिल रहा होता है, ठीक है। एंड कैटल ने डिस्क्राइब किया था सोर्स ट्रेट्स इन टर्म्स ऑफ अपोजिंग टेंडेंसीज। ही डेवलप्ड अ टेस्ट कॉल्ड 16PF फॉर द असेसमेंट ऑफ पर्सनैलिटी। दिस टेस्ट इज़ वाइडली यूज फॉर साइकोलॉजिस्ट। कैटल ने ये भी बोला ऑपोजिंग टेंडेंसीज आपकी सरफेस जो है सोर्स ट्रेट्स में आपको देखने को मिल जाती है। और 16PF इसने एक टेस्ट बनाया था जो कि साइकोलॉजी में बहुत हिट टेस्ट है, काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है। इससे जो है आप अपने सामने वाले की पर्सनैलिटी को जान सकते हो, ठीक है। ये रेमंड कैटल ने यहाँ पे एक्सप्लेन किया था। फिर जो है इसके बाद जो है तीसरी थ्योरी आई, वो H.J. आइसेंक ने दी थी। H.J. आइसेंक की भी थ्योरी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यूजुअली अब हुआ क्या है, गॉर्डन ऑलपॉट और कैटल की पर्सनालिटी फैक्टर्स के क्वेश्चन इतने ज़्यादा नहीं आए हैं। जैसे आप ये देखोगे सेंट्रल ट्रेट्स, कार्डिनल और सेकेंडरी ट्रेट्स आपके 1 1 2 2 मार्कर आ जाते हैं। स्कूल लेवल पे पूछ लिया तो पूछ लिया। H.J. आइसेंक की थ्योरी आपको बोर्ड्स में लिखने को आई हुई है, 3 4 मार्कर, ठीक है, ये पढ़ लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। तो कहता है H.J. आइसेंक ने प्रपोज किया था पर्सनालिटी कुड बी रिड्यूस इनटू 2 ब्रॉड डायमेंशंस, ठीक है। हमारे जो है उसने ये मेंशन किया था कि 2 ब्रॉड डायमेंशंस में हम लोग पर्सनालिटी को जो है डाल सकते हैं कायदे से अगर देखा जाए तो। एंड इन्होंने क्या बोला, दीज आर बायोलॉजिकली एंड जेनेटिकली बेस्ड एंड ईच डायमेंशन सब एज्यूम्स अ नंबर ऑफ स्पेसिफिक ट्रेट्स डी डायमेंशन। तो आप ब्रॉडली अगर किसी चीज़ को डिफाइन कर रहे हो अपनी पर्सनालिटी के हिसाब से, उसके अंदर इन्होंने ये क्या बोला है, और भी जो है ट्रेट्स आपके लाए करेंगे। वैसे ओवरऑल ट्रेट है बट सब ट्रेट्स भी होंगे, ठीक है, ट्रेट उसके अंदर सब ट्रेट्स। तो कहते हैं एक इंसान न्यूरोटिक हो सकता है, एक इंसान इमोशनल स्टेबल हो सकता है, इमोशनली स्टेबल। तो कहते हैं इट रेफर्स टू द डिग्री टू विच पीपल हैव कंट्रोल ओवर द फीलिंग्स एट वन एक्सट्रीम ऑफ द डायमेंशन वी फाइंड पीपल हु आर न्यूरोटिक। ये क्या होते हैं, जो न्यूरोटिक लोग होंगे ये बड़े एंशियस होते हैं, बड़े मूडी होते हैं, बड़े टची होते हैं, बड़े रेस्टलेस होते हैं, और इनका थोड़ा सा आपा अपना जल्दी खो देते हैं, है ना, अपने ऊपर कंट्रोल नहीं पा पाते। एट द अदर एंड जो लोग इमोशनली स्टेबल होंगे ये काम होंगे, इवन टेम्पर्ड होंगे, रिलायबल होंगे और रिमेन, और ये कंट्रोल के अंदर रहते हैं। जैसे हम लोगों ने टाइप अप्रोच में फ्लेगमेटिक के बारे में जब हमने पढ़ा था, फ्लेगमेटिक, तो ये भी कामनेस को ही शो करता है इन सबकी पर्सनालिटी, ठीक है। तो आप देखो टाइप और ट्रेट कहीं ना कहीं मिक्सड हो गए, ठीक है, अप्रोचेस। फिर इसने ये बोला, कार्ल युंग ने भी ये बोला हुआ था, एक्स्ट्रावर्जन एंड इंट्रोवर्जन थ्योरी इन्होंने यहाँ पे दी थी, एक्स्ट्रावर्जन इंट्रोवर्जन। तो ये क्या कहते हैं, एक्स्ट्रोवर्ट वही लोग होते हैं जो सोशली जो है सोशली एक्टिव होते हैं और ग्रेगोरियस होते हैं, इम्पल्सिव होते हैं, थ्रिल सीकिंग होते हैं, और अदर एक्सट्रीम जो लोग पैसिव होते हैं, क्वाइट होते हैं, कॉशियस एंड रिजर्व होते हैं, ये सारे लोगों में देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। इन लेटर वर्क H.J. आइसेंक ने प्रपोज किया था थर्ड डायमेंशन में, जिसको नाम दिया गया साइकोटिज्म वर्सेस सोशियबिलिटी। साइकोटिज्म अभी जैसे हमने ऑलरेडी थोड़ा सा पढ़ा भी है, इसमें यही बताया कि पर्सन हु स्कोर्स हाई ऑन साइकोटिज्म डिपेंड डायमेंशन टेंड्स टू बी होस्टाइल, ईगोसेंट्रिक एंड एंटी सोशल। और सोशेबिलिटी वाला हमने पढ़ लिया, एक्सट्रोवर्ट से आप रिलेट कर सकते हो इसको, वो लोग सोशेबल होंगे, ठीक है, ये बताया था। तो
आइसनेक का पर्सनालिटी क्वेश्चन एक टेस्ट है जिससे पर्सनालिटी का आपको पता चलता है। ट्रेट अप्रोच वेरी पॉपुलर अप्रोच है, कई जगह एडवांसेस हो चुकी है। ऑब्वियसली हम लोग यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे वो सब चीज़ें। हालांकि बस एक चीज़ इन्होंने यहाँ पे ज़रूर कवर कर रखी है कि नई फॉर्मुलेशन आई थी कि हम उसको ऑर्गेनाइज करें ट्रेट्स को, तो थोड़ी सी स्पेसिफिक एंड क्लियर भी है। वो है ऊपर आप देखोगे 5 फैक्टर मॉडल ऑफ पर्सनैलिटी। ये बोर्ड्स में आपको कभी लिखने को नहीं आई है क्वेश्चन में, बट स्कूल लेवल पे आपसे पूछ लेते हैं, तो वैसे है इंपॉर्टेंट क्योंकि जैसे एक आध बार सैम्पल पेपर में कवर हो रखा है 5 फैक्टर मॉडल ऑफ पर्सनैलिटी। ये थोड़ा सा एक्सटेंडेड वर्जन है एच.जे. आइसेंक की थ्योरी का। तो ये रॉबर्ट मैकरे और पॉल कोस्टा ने थ्योरी दी थी और इसमें 5 फैक्टर्स उन्होंने इंडिकेट किए। इसको बिग 5 फैक्टर्स बोला जाता है। तो कहते हैं 5 तरीके के पर्सनालिटी वाले लोग होते हैं। एक तो होते हैं जो बोलते हैं कि वी आर ओपन टू एनी काइंड ऑफ एक्सपीरियंसेस, वी आर ओपन टू एनी काइंड ऑफ एक्सपीरियंस। तो ये जो लोग होते हैं ये इमेजिनेटिव होते हैं, क्यूरियस होते हैं, नए नए आइडियाज़ को लिए जो है इंक्लूसिव होते हैं, कल्चरल परस्यूट्स में पार्टिसिपेट करने से कतराते नहीं हैं। एंड जो लोग नहीं होते हैं वो लोग रिजिड होते हैं, ठीक है, अपना एक्सपीरियंस वो नहीं करना चाहते। एक्सट्रोवर्ट लोग हैं, इट कैरेक्टराइजेज पीपल हु आर सोशली एक्टिव, एजर्टिव, आउटगोइंग, टॉकेटिव एंड फन लविंग। ऑन द ऑपोजिट पीपल हु आर शाय। अग्रीएबलनेस है, ये फैक्टर ये बताता है कि ये लोग हेल्पफुल होते हैं, कोऑपरेटिव होते हैं, फ्रेंडली होते हैं, केयरिंग होते हैं, नर्चरिंग होते हैं। ऑन द अदर हैंड इन्होंने बोला पीपल हु आर होस्टाइल एंड सेल्फ सेंटर्ड, ठीक है, ये इस तरीके की कैटेगरी आ जाती है। फिर न्यूरोटिक बोला, न्यूरोटिक अभी हमने पढ़ा भी है। तो पीपल हु स्कोर हाई ऑन दिस फैक्टर आर इमोशनली अनस्टेबल, anxious, worried, fearful, distressed, irritable and hypertensive. On the opposite people who are well adjusted, उनको कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, आराम से जिएंगे। एंड कॉन्शियसनेस के बारे में बात करी है इन्होंने कि ये लोग जो होते हैं दीज आर हाई ऑन दिस फैक्टर एंड अचीवमेंट ओरिएंटेड, डिपेंडेबल, रिस्पॉन्सिबल, प्रूडेंट, हार्ड वर्किंग एंड सेल्फ कंट्रोल। ऑन द ऑपोजिट पीपल हु आर इम्पल्सिव, ठीक है। तो ये सारी कैटेगरीज यहाँ पे आ जाती है। 4 मार्कर का यूजली क्वेश्चन ही कवर होता है अगर स्कूल में आता भी है तो 5 फैक्टर मॉडल नई थ्योरी है, नया डेवलपमेंट था और पर्सनालिटी को समझने के लिए अक्रॉस कल्चर काफ़ी हेल्प मिली इससे। सो वाइल इट इज़ कंसिस्टेंट विद द एनालिसिस ऑफ पर्सनालिटी ट्रेट्स फाउंड इन डिफरेंट लैंग्वेजेस, इट इज़ ऑल्सो सपोर्टेड बाय द स्टडीज ऑफ पर्सनालिटी कैरिड आउट थ्रू डिफरेंट मेथड्स, हेंस इट इज़ नॉट कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट प्रॉमिसिंग एम्पेरिकल अप्रोच टू द स्टडी ऑफ पर्सनालिटी। तो आगे पढ़ाया जाता है, हमारे यहाँ पे तो नहीं है। तो ऑब्वियसली दोज हू वांट टू परस्यू साइकोलॉजी, आगे जो लोग जाना चाहते हैं, तो ये थोड़ा सा ब्रॉडर आपको पढ़ने को मिलेगा फिर, ठीक है जी। ये बताएं इसमें से किसी को कुछ क्लियर नहीं है? पलक, चैतन्य एंड गौरांगी, अगर कुछ क्लियर नहीं है, कीर्ति आप भी प्लीज़, मैं भूल गया था आपसे पूछना, तो आप जितना भी पढ़ाया आप पूछ सकते हो, अनम्यूट करके पूछ लो वरना आगे बढ़ेंगे। ओके, बता देता हूँ। और किसी का कुछ? सर आपने ये वाली अभी जो जस्ट करवाई जो है आइजन की पर्सनालिटी थ्योरी, इसके अंदर सपोजिंगली कोई एक ऐसा इंसान है हु इज वेल एडजस्टेड इन द सोसाइटी, तो ये हो सकता है कि वो लाइक जरूरी ना हो कि वो इंट्रोवर्ट ही हो उस टाइम पे, कैन ही बी एक्सट्रोवर्ट, और लाइक अगर वो वेल एडजस्टेड है तो वो लाइक आई रिफ्रेम माय क्वेश्चन, इफ सपोजिंगली somebody is well adjusted in the society, तो will it be necessary उस इंसान के लिए कि वो extrovert हो, introvert भी हो सकता है कि या नहीं? ठीक है, नाइस क्वेश्चन। पूनम एक मिनट दरवाज़ा बंद कर लेना, खुल गया, कुंडी कर लो इसकी, तो 1 मिनट है, कुंडी कर लो, फिर खुल गया। ओके, तो एक्चुअली मतलब देखो ऐसा होता है कि ना पर्सनालिटी डायमेंशंस बहुत वेरी ज़रूर कर रही होती है। अगर हम वेल एडजस्टेड के बारे में बात करते हैं तो एडजस्टमेंट कैसे सोसाइटल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत उसकी सारी टर्मिनोलॉजीज है। अगर हम उसको एक डायमेंशन पे कंसिडर करते हैं कि सोसाइटी में वेल एडजस्टेड है, तो अगर बंदा सोसाइटल है, ठीक है, सोसाइटल है अगर बंदा, यानी लोगों, अगर सोसाइटल है तो उसका मतलब ये है कि वो कहीं ना कहीं लोगों से मिलता जुलता है, करता, उठना बैठना रेगुलर है, तो हम लोग इस टाइम पे इसको ये कंसिडर करना बनता ही होगा कि वो बंदा एक्सट्रोवर्ट होगा, नॉट हाईली, बट क्योंकि सोसाइटल है तो हम ये मान सकते हैं तभी वो वेल एडजस्टेड होगा। क्योंकि अगर इंसान किसी से मिलेगा नहीं
तो एडजस्टमेंट नहीं शो होगी। तो लाइक अगर इन केस ऑफ अगर आप देखोगे इसके बारे में पढ़ना चैतन्य, आगे 4th चैप्टर में भी हमें पढ़ने को मिलेगा, जिन लोगों को फोबियाज़ होते हैं, सोशल फोबिया है, लोगों से नहीं मिलते हैं, तो वो बहुत एडजस्टमेंट नहीं दिखती। जहाँ पे लोग उनके आसपास नज़र आना शुरू हो जाते हैं, बच्चों के साथ ये बड़ी प्रॉब्लम होती है, छोटे बच्चे जो होते हैं, ऑटिस्टिक ADHD वाले बच्चे जो होते हैं, और भी जैसे कई डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, ये लोग अपने आसपास अगर कुछ देखेंगे तो इनको बहुत एंशियसनेस ज़्यादा बढ़ जाती है, तो एट द सेम टाइम ये न्यूरोटिक भी हो जाते हैं। ठीक है, तो मेरे हिसाब से जितना मैंने पढ़ा है और जितना मैंने देखा है, ठीक है, तो यानी अगर सोसाइटल हो, सोसाइटी में वेल एडजस्टेड हो, तो एक्सट्रोवर्ट होगे ही होगे। इंट्रोवर्ट रह के सोसाइटी में वेल एडजस्टमेंट नहीं हो सकती। ठीक है, क्लियर है चैतन्य ये? ओके सर, यस सर। पढ़ सकते हो, फोबियाज़ का केस है इसमें, फोबियाज़ में बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ओके, हाँ जी दिशा। दिशा आवाज़ नहीं आ रही है, ईयरफोन चेंज कर लो प्लीज़। हाँ हाँ बोलो। नहीं आ रही दिशा, नहीं, आवाज़ नहीं आ रही, आवाज़ नहीं आ रही, आवाज़ नहीं आ रही। माइक्रोफोन हटा के बोल दो दिशा, नॉर्मली भी आ जाती है आवाज़। ओके एनीवे, दिशा तुम पुट कर देना क्वेश्चन। हाँ नहीं, कोई नहीं, मुझे टेक्स्ट कर देना, मैं ज़रा कीर्ति का डाउट क्लियर कर दूँ तो फिर तुम बता देना। कीर्ति ने पूछा था सोर्स और सरफेस ट्रेट्स है, मैं इसको एग्जांपल के थ्रू समझा देता हूँ। कीर्ति मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया था, तो कैटल ने जो किया फैक्टर एनालिसिस वो तो उसने कर दिया, और उसने बोला कि प्राइमरी ट्रेट्स होते हैं, प्राइमरी सोर्स ट्रेट्स होते हैं, ये बिल्डिंग ब्लॉक्स की तरह काम कर रहे होते हैं, और सरफेस ट्रेट्स होते हैं हमारे। सोर्स ट्रेट्स इन्होंने अगर हम लोग बोले बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ पर्सनैलिटी वैसे भी दिखते तो नहीं है। तो अगर हम एक सिंपल सी बात कर रहे हैं कि जैसे महात्मा गांधी ने नॉन वायलेंस उठा रखा था, नॉन वायलेंस अगर वो कहते हैं कि हम हाँ मुझे लड़ाई झगड़ा नहीं करना, तो हम लोग ये देख सकते हैं उन्होंने एट द सेम टाइम एक यूनिटी और लव को भी प्रमोट किया है, यूनिटी एंड लव को भी प्रमोट किया, अपार्ट फ्रॉम द फैक्टर्स जो लोग उनके बारे में उल्टा पुल्टा बोलते रहते हैं, जस्ट कंसिडरिंग अ सिंपल फैक्ट, ठीक है, कि जो है लव एंड यूनिटी को भी जो है वहाँ पे किया। तो ये बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ उनकी पर्सनैलिटी है। अब देखो क्या होगा, जो बिल्डिंग ब्लॉक्स आपकी पर्सनैलिटी की कीर्ति जब बन जाते हैं तो वो दिखते कब हैं, वो दिखेंगे कब, जब आप सोसाइटी में मूव ऑन करते हो, लोगों से मिलते हो, आपसे कोई बात करेगा। अब जैसे सिंपल सी बात है, मेरे बारे में जैसे अगर कोई बोलता है कि ना ये सर है, ये सर पढ़ा रहे हैं, बड़े बढ़िया पढ़ाते हैं, बड़े हंसी मजाक की तरह पढ़ाते हैं, और इस तरह मान के चलो तुम्हारा व्यू ऐसा है कि हंसी मजाक के साथ कौन पढ़ता है, ठीक है, एट द सेम टाइम हम इसको उड़ा देते हैं, तुम बोलते हो ठीक है हंसी मजाक के साथ पढ़ना चाहिए। तो जब मेरे पास आते हो, मेरे से जब क्लासेस लेना शुरू करते हो, तो आप रियलाइज़ करते हो कि हाँ इस तरीके से भी ये काम कर रह सकते हैं, और ये कायदे से क्या कर रहा हूँ, मेरे जो ह्यूमस पर्सनैलिटी है, मैं तुम लोगों से इंटरेक्ट कर रहा हूँ तभी तो आ रहे हैं, वरना ये तो दबा हुआ था, वरना इसका कोई लेना देना नहीं था। तो सोर्स ट्रेट्स एक्चुअली में हाईलाइट कब होते हैं या मैनिफेस्ट कब होते हैं, जब आप सोसाइटी में मूव हो रहे होते हो, तो ये सरफेस की तरह काम कर रहे होते हैं। तो लिखा ही हुआ है, बिसाइड देयर इज अ नंबर ऑफ सरफेस ट्रेट दैट रिजल्ट आउट ऑफ द इंटरेक्शन ऑफ सोर्स ट्रेट्स। तो ये इंटरेक्ट करेंगे तो जाके सरफेस की ट्रेट्स की तरह ये बाहर आते हैं, ठीक है, रिलेटेड टू दिस। अब समझ आया कि ठीक है कीर्ति, थैंक यू। दिशा पूछना है तो पूछ लो, पर आवाज़ ठीक कर लेना, वरना फिर हम बाद में करते हैं। ओके एनीवे लेट। हाँ जी, तो नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है साइकोडायनेमिक अप्रोच। अब देखिए, अब जो अभी हमें फ़िलहाल जो हमने कर लिया, हमने सेल्फ कर लिया, हमने पर्सनैलिटी के कुछ एस्पेक्ट्स कर लिए, ठीक है, और अभी हमने टाइप एंड ट्रेट अप्रोचेस पढ़ा है। सबसे पहली अप्रोच, अब जो देखो यहाँ से क्या होता है, जब आप सेकंड चैप्टर पढ़ते हो तो यहाँ पे आपको साइकोडायनेमिक अप्रोच का जो है ह्यूमनिस्टिक अप्रोच, ठीक है, ह्यूमनिस्टिक बिहेवियरल अप्रोच आपको पढ़ने को मिलती है, ह्यूमनिस्टिक अप्रोच पढ़ने को मिलती है, कल्चरल अप्रोच पढ़ने को मिलती है। ये सारी अप्रोचेज आप पढ़ते हो। तो ये बेसिकली क्या बताता है कि पर्सनालिटी को समझने के लिए इन सारे जितने भी थ्योरिस्ट हैं, ठीक है, इन्होंने किस तरीके से उसको एक्सप्लेन किया। साइकोडायनेमिक वाले थ्योरिस्ट ने कैसे किया, कल्चरल वाले ने कैसे किया, और ह्यूमनिस्टिक वाले ने कैसे किया, बिहेवियरल वाले ने कैसे किया। 4th चैप्टर पढ़ते हो तो ये सारे डिसऑर्डर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, ये वाले नहीं, नॉट
वही सारे थ्योरीज जो इसको एक्सप्लेन कर दिए कि साइकोडायनेमिक थ्योरिस्ट ने डिसऑर्डर्स को कैसे समझा, कॉग्निटिव वालों ने कैसे समझा, और ऐसे डिसऑर्डर्स कौन से होते हैं वो सब एक्सप्लेन किए। फिफ्थ में फिर ये चेंज होके ये सारे थेरेपी के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सप्लेन किए जाते हैं कि साइकोडायनेमिक थेरेपिस्ट क्या बताते हैं, कैसे ठीक होंगे डिसऑर्डर्स, क्या क्या तरीके हैं, कॉग्निटिव वाले क्या बताते हैं, बिहेवियरल वाले क्या बताते हैं, ह्यूमरिस्टिक एग्जिस्टेंशियल वाले क्या बताते हैं, वो सब जो है इन्होंने यहाँ पे बता रखा है। तो पर्सनालिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे सामने बात आती है साइकोडायनेमिक अप्रोच में। ये जो है थ्योरी साइकोडायनेमिक वाली सिगमंड फ्रॉयड बाबा जी ने दी थी हमारे। सिगमंड फ्रॉयड बाबा जी बहुत फेमस बाबा जी थे हमारे। इन बाबा जी ने जो है काफ़ी सारी थ्योरीज़ जो है रिलेटेड ह्यूमन बीइंग के दी। हाँ, ये भाई साहब जो हमारे बाबा जी थे इन्होंने एक गड़बड़ कर दी। इन्होंने ये क्या किया, सिर्फ मेल जो है प्रोटोटाइप को कंसिडर किया हमेशा से एक्सपेरिमेंट करने के लिए या थ्योरीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए। इन्होंने फीमेल्स को कभी कंसिडर नहीं किया, इसलिए इसकी थ्योरी को काफ़ी क्रिटिसिज्म भी मिला। ठीक है। एंड सिगमंड फ्रॉयड बाबा जी की जो ज़्यादातर थ्योरी थी ये जो है हमारे सेटिस्फैक्शन के ऊपर ज़्यादातर जो है फोकस थी, जो कि थी हमारी जैसे इन्होंने बोला यूजली, क्योंकि सिगमंड फ्रॉयड के बारे में जहाँ पे भी आप पढ़ोगे तो इसकी ज़्यादातर थ्योरी जो है सेक्सुअल डिज़ायर्स के ऊपर थी। ठीक है, सेक्सुअल डिज़ायर या फिर अग्रेशन, तो ये दोनों चीज़ों के ऊपर ये काम करते थे। तो इसने बोला था कि हमारे जितने भी ज़्यादातर मोटिव्स या डिज़ायर या इंस्टिंक्ट होते हैं या तो सेक्सुअल होते हैं या तो अग्रेसिव होते हैं यूजली। ठीक है, बट इसके रिलेटेड इन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें आगे बताई हैं। तो साइकोडायनेमिक अप्रोच क्या कहता है, ये साइकोडायनेमिक अप्रोच टू पर्सनैलिटी पढ़ने में हमारी काफ़ी हेल्प करता है। सिगमंड फ्रॉयड ने दिया था, फिजिशियन थे और क्लिनिकल प्रैक्टिस के टाइम पे इन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें थे कि सीखी भी। इसके करियर में इन्होंने जो है सबसे पहली शुरुआत करी थी हिप्नोसिस से लोगों को ट्रीट करना जो है इन्होंने शुरू किया। जिन लोगों को फिज़िकल या फिर इमोशनल प्रॉब्लम होती थी, जिन लोगों को फिज़िकल या फिर इमोशनल प्रॉब्लम होती थी उनको हिप्नोसिस के थ्रू ट्रीट किया जाता था। इसने ये नोट किया कि कई लोग जो हैं, कई पेशेंट्स जो इसके थे, दे वांटेड टू टॉक अबाउट देयर प्रॉब्लम्स एंड हैविंग टॉक्ड अबाउट देम दे ऑफन फेल्ट बेटर। तो इनफैक्ट आप लोग भी कभी ट्राई करना, किसी को प्रॉब्लम होती है तो वो जब आप बात कर लेते हो उनसे, उनकी प्रॉब्लम डिस्कस कर लेते हो, उनकी आधी प्रॉब्लम तो वहीं सॉल्व हो जाती है, क्योंकि यूजली उनको कुछ सुनने वाला नहीं मिलता। ठीक है, तो फ्रॉयड ने यहाँ पे बताया, चैप्टर 5 में हमें पढ़ने को मिलेगा कि दो तरीके होते हैं, फ्री एसोसिएशन एंड ड्रीम इंटरप्रिटेशन या एनालिसिस। हाँ, इसको हम लोग यूज़ करके हम जो है लोगों के इंटरनल फंक्शनिंग के माइंड के हम पढ़ सकते हैं और प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं। फ्री एसोसिएशन क्या है, एक के बाद थॉट्स आप लेते आते रहते हो जो आपके मन में होता है, तो आप धीरे धीरे सब कुछ बता देते हो, फ्री एसोसिएशन है। एंड आप जो ड्रीम्स देख रहे होते हो उन ड्रीम्स का अपना मीनिंग होता है। ठीक है, उससे भी जो है आपको काफ़ी हेल्प यहाँ पे मिल जाती है। मतलब ये साइकोलॉजिस्ट ही बताएगा एक्चुअली में आपको कि उन ड्रीम्स का क्या मीनिंग है, अल्टीमेटली इसका इफ़ेक्ट जो है आपको क्या पड़ता है। जस्ट अ सेक। एक मिनट, हाँ एक मिनट। और जब मैं पिछली बार पढ़ा रहा था मैंने आपको बताया था ये बुक है द ड्रीम इंटरप्रिटेशन सिगमंड फ्रॉयड की। देखो कितना बड़ा बड़ा लिखा है, बहुत मोटी बुक है, मतलब लैंग्वेज थोड़ी टफ है। साइकोलॉजी पढ़ी होगी पूरी ना तो थोड़ा सा यूज़ हो जाता है। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा ड्रीम इंटरप्रिटेशन, आप क्यों ड्रीम्स आते हैं, क्या ड्रीम्स आते हैं, क्या इसका मतलब है, कैसे ड्रीम्स आते हैं, वो सब बता रखा है इस बुक में। सिगमंड फ्रॉयड अच्छी बुक है, कभी टाइम मिले, फुर्सत मिले तो ज़रूर पढ़िएगा आप लोग। मैं तो शिमला से लेकर, हाँ क्या कह रहे हो, दोबारा बोलना निशा। हेलो दिशा, बोलना दोबारा। दिशा सर वो कह रही है कि क्या आपके ऊपर कोई इफेक्ट आया तो ये बुकिंग करने के बाद। हाँ, उसकी क्योंकि दिशा की बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आ रही। दिशा माइक्रोफोन या तो चेंज कर लो प्लीज़, रिक्वेस्ट है, ये वरना हटा के बोलो। ठीक है, बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आ रही। हाँ दिशा, मैंने ना इसको, मैं एक्चुअली पूरा नहीं पढ़ पाया, मैंने इस बुक को आधा ही पढ़ा है। एक्चुअली क्या हुआ था कि मैंने साइकोलॉजी जब मैं आप लोगों को पढ़ा रहा था इनफैक्ट पहले से, ठीक है, तो मुझे रियलाइज़ हो गया था कि ये ड्रीम्स का बेसिकली मैं लेके ही आया था, उसके लिए ही लेके आया था, क्योंकि क्या पर्पस होता है। तो मुझे जो मेजर इशू था, जो पॉइंट था जिसके बेसिस से ड्रीम्स आते हैं, वो मुझे समझ आ गया था। और ड्रीम्स क्यों आते हैं, कैसे मैनिफेस्ट होते हैं, वो भी मुझे समझ आ गया था जब मैंने उसको एक्चुअली में पढ़ा। ये 17 18 सेंचुरी के आसपास बुक लिखी हुई है ये वाली। ठीक है, अब कॉपीज़ बिकती हैं वैसे तो,
तो मैंने जब पढ़ा तो मुझे रियलाइज़ हुआ यार ये जो मैं सोच रहा था एग्जैक्टली वही बात सिगमंड फ्रॉइड ने लिखी हुई है। तो मतलब आई ऑलरेडी अंडरस्टूड बिफोर रीडिंग इट एक्चुअली, ये बिफोर रीडिंग इट। ठीक है, तो ये चीज़ हुआ। तो बाद में नॉट बिफोर, हाँ मतलब कह सकते हो। और जब दोबारा पढ़ा तो मेरे को पता ही चल गया कि सिगमंड फ्रॉइड ने भी वही बात बोली। तो इम्पैक्ट तो था पॉजिटिव सेंस में। अभी और पढ़ना है तो आप लोग भी ले सकते हो। ठीक है, आप लोग भी ज़रूर पढ़ना जब आप फ्री रहो तो। ठीक है, ओके जी। तो इसमें यही बताया इन्होंने। और यहाँ से जो है नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। इसमें से ये जो दो टॉपिक्स हैं शुरू के आता कुछ नहीं है यहाँ से। आपको लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, बस ये रीड ज़रूर कर लीजिएगा, रीडिंग के लिए ही रखनी है आपको। तो फ्रॉइड की थ्योरी ने क्या कंसिडर किया कि सोर्सेज और कॉन्सिक्वेंस जो है इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट के एंड द वे पीपल विल डील विद दिस। तो हमारे इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट के क्या सोर्सेज हैं, बहुत सारे सोर्सेज हो सकते हैं। और क्या कॉन्सिक्वेंसेज हैं, बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं इसके। और कैसे हम लोग इसके साथ डील करते हैं वो भी बहुत सारे तरीके हैं। सो इन डूइंग सो इसने जो है सिगमंड फ्रॉइड ने इसको विजुलाइज किया कि हमारा 3 लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस काम कर रहा होता है। पहला इसने बोला, एक तो पहला लेवल है आपका कॉन्शियस विच इंक्लूड थॉट्स फीलिंग्स एंड एक्शंस ऑफ विच पीपल आर अवेयर। तो जैसे अभी हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है, तो जो भी थॉट्स हमारे माइंड में आती है, जो भी फीलिंग्स हैं, जो भी एक्शंस हम लोग कर रहे होते हैं जिसके बारे में हमें एक्चुअली में पता होता है, जैसे मैं बोल रहा हूँ, मैं सुन रहा हूँ, मेरे पीछे दिमाग में क्या चल रहा है, मुझे सब अवेयरनेस है, ये मेरा कॉन्शियस कहलाता है, कॉन्शियस स्टेट ऑफ माइंड। ठीक है, इससे सेकेंड लेवल जो है वो प्री कॉन्शियस है विच इंक्लूड्स मेंटल एक्टिविटी ऑफ विच पीपल में बिकेम अवेयर ओनली इफ दे अटेंड टू इट क्लोजली। ठीक है, अटेंड टू इट क्लोजली का मतलब ये कॉन्शियस के आसपास ही होता है। तो अगर इसके ऊपर ध्यान जाता है तो आपको समझ आता है, तो आप अवेयर होते हो कि ऐसा भी मेंटल एक्टिविटी हमारी हो रही है। जैसे लाइक फॉर एग्जांपल कि मैं बोलूँगा ये सब मैंने ऑलरेडी चीज़ें पढ़ा रखी है, मुझे इसकी ऑलरेडी क्लैरिटी है, तो ये कहीं ना कहीं ये ब्रेन में मेरे स्टोर हो रहा है, माइंड में स्टोर हो रहा है और मुझे आज भी याद है। ठीक है, तो ये मेंटल एक्टिविटी है जिसको मैं अटेंड कर रहा हूँ तो मुझे समझ आ रहा है कि ऐसा होता है। थर्ड इन्होंने बोला लेवल ऑफ अनकॉन्शियस है। ये सबसे कांडी मतलब यहाँ से ज़्यादातर जो है आपके जो है भ्रम, ठीक है, मिथ्स हम लोग जिसको बोल सकते हैं, या फिर आपकी डिज़ायर्स या आपके इंस्टिंक्ट्स या आपके कॉन्फ्लिक्ट्स जो हैं यहाँ से क्रिएट होते हैं। यूजली ये जो मैंने बुक बताई थी आपको ये वाली, इसमें मेजरली जो है आपको अनकॉन्शियस के बारे में ही बता रखा है कि ज़्यादातर जो ड्रीम्स आती हैं या आपके डिज़ायर्स हैं या आप जिसको फुलफ़िल नहीं कर पाते वो आपके अनकॉन्शियस में होते हैं। तो वो मेंटल एक्टिविटी जिसके बारे में इंसान अनअवेयर होता है, आप उसको कहीं ना कहीं छुपा के रखते हो। ठीक है, ये सिगमंड फ्रॉइड ने बोला। अकॉर्डिंग टू फ्रॉइड अनकॉन्शियस इज रिजर्वॉयर ऑफ इंस्टिंक्टिव और एनिमल ड्राइव्स। ठीक है, तो हम जानवर तो नहीं है बट ये कहते हैं हमारे इंस्टिंक्चुअल नीड्स और एनिमल ड्राइव, जैसे हम लोग कह सकते हैं एडिक्शन है हमारा, क्रेजीनेस है, ड्राइविंग है ना, वाइल्डनेस है, वो सब हमारे अंदर होता है बहुत सारे सेंस में। ठीक है, तो ये इस तरीके से रिजर्वॉयर काम करता है। इट ऑल्सो स्टोर्स, ये अनकॉन्शियस हमारे आइडियाज़ एंड विशेज़ स्टोर करता है विच आर कंसील्ड फ्रॉम कॉन्शियस अवेयरनेस पर एज बिकॉज दे लीड टू साइकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट। तो मैं कई सर्टेन चीज़ें क्या है, मैं बोलूँगा सर्टेन चीज़ें मैं नहीं बता सकता या मैं नहीं कह सकता, सारे लोग करते हैं, या किसी को कन्वे नहीं कर सकते, किसी की बात को हम किसी की बात सामने नहीं रख सकते क्योंकि शायद उससे जो है प्रॉब्लम हो सकती है। तो जब हम इस बात को अंदर दबा लेते हैं इससे साइकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट होती है एंड दीज आर अनकॉन्शियस डिज़ायर। इसके लिए आपको एक वेंटिंग आउट मैकेनिज्म आपको यूज़ करना पड़ता है। जब आप ये किसी को बता दोगे, किसी को कह दोगे, ऑटोमेटिकली आपके सारे कॉन्फ्लिक्ट्स जो हैं या काफ़ी सारी टेंडेंसीज हो जाती है, स्ट्रेस में आ जाता है बंदा, डिप्रेशन में आ जाता है, एंजाइटी होती है, ये सब खत्म हो जाता है। ठीक है, सो मोस्ट ऑफ दीज अराइज, तो इन्होंने बोला ज़्यादातर ये प्रॉब्लम कैसे अराइज होती है फ्रॉम सेक्शुअल डिज़ायर्स विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस ओनली ओपनली एंड देयरफॉर आर रिप्रेस्ड। इसको दबा दिया जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ें देखने को मिल रही होती है। और ये क्या होता है, हम ओपनली सोसाइटी में किसी को भी नहीं बोल सकते। तो इवन इफ़ यू आर लाइकिंग समवन और या कुछ ऐसा भी होता है तो कई लोग होते हैं, कई लोगों होता है, कई लोग बोल देते हैं निकाल दिया, काम ख़त्म कर दिया, कई लोग नहीं होते, कई लोग नहीं बोल पाते हैं, तो उनके लिए वो कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता रहता है एंड फिर वो दूसरे तरीके अपनाते हैं इन सब चीज़ों को पूरा करने के लिए। So people constantly struggle to find either socially acceptable ways to express unconscious impulses or to keep those impulses away from being expressed. तो या तो उसको एक्सप्रेस नहीं करोगे या तो एक्सप्रेस करने के तरीके करोगे। मैंने पहले भी बताया था, तो जो लोग रेप करते हैं, जो लोग सीरियल किलर्स होते हैं, जो लोग ज़्यादातर जैसे लोग जो है जैसे जो है आप कहते हो प्रोस्टिट्यूशंस का ज़्यादा यूज़ करते हैं। ठीक है, ज़्यादातर ये चीज़ें हैं, इन सब केसेस में ये क्या होता है, ये आपके अनकॉन्शियस कॉन्फ्लिक्ट्स है जो एक्चुअली में आप किसी को नहीं कह सकते। तो वो आप भड़ास जो होती है लोगों की, ठीक है, या जो ड्राइव्स होती है उसको निकालने के लिए दूसरे तरीके फिर यूज़ कर रहे होते हैं। अगर आप इसको
सक्सेसफुली सॉल्व नहीं कर पाते, इससे आपको एबनॉर्मल बिहेवियर होता है। तो मैं आप प्लीज़ इसको रिलेट कर पाओगे, जो सीरियल किलर्स, रेपिस्ट, मर्डरर्स होते हैं वो सब यहीं से निकलते हैं। ये जो थ्योरी काम कर रही है, इस थ्योरी को जहाँ समझ जाओगे ऑटोमेटिकली उस किलर को आप ठीक कर पाओगे, या जिनकी जो प्रॉब्लम है आप ठीक कर पाओगे। तो कहते हैं आपको, आप जानबूझ के कुछ भूल रहे हो, आप मिस प्रोनाउंसिएट कर रहे हो, आपके जोक्स, आपके ड्रीम्स, ये सारा अनकॉन्शियस होता है। ये रिजर्वायर जिस साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट ने टैप कर लिया आपकी आधी प्रॉब्लम को, वो वहीं ठीक कर देगा, या फिर खुद बता दो। फ्रॉइड ने इसके लिए एक थेरेपेटिक प्रोसीजर ड्रॉ आउट किया जिसको साइकोएनालिसिस बोला जाता है। 11th में हम लोग ये इस बारे में पढ़ा था। बेसिक गोल साइकोएनालिटिक थेरेपी का यही होता है, टू ब्रिंग रिप्रेस अनकॉन्शियस मटीरियल टू कॉन्शियसनेस, thereby helping people to live in a more self-aware and integrated manner। ठीक है, जब ये सामने लेकर आ जाओगे तो आपको अवेयरनेस होगी, दीज आर माई थाट्स, इसकी वजह से मुझे प्रॉब्लम हो रही है। एंड अगर ये सामने आ जाएगी तो उसको मैं अपने आप को फिर मैं ढंग से रख के आराम से मैं काम माइंड के साथ मैं काम कर सकूँगा या कर सकेंगी। ठीक है, दोनों चीज़ें यहाँ पे होती हैं। तो दीज आर द लेवल ऑफ कॉन्शियस जो कि उन्होंने बताया। कॉन्शियस विच यू आर अवेयर ऑफ, प्री कॉन्शियस इफ यू अटेंड टू देन यू बिकम अवेयर ऑफ, अनकॉन्शियस विच आर नेवर कंसील्ड एक्चुअली, यू कीप इट हिडन। ठीक है, ये इन्होंने बताया। ये क्लियर है सबको, क्योंकि इसके बेसिस पे फिर थोड़े से आगे चीज़ें आएंगी। लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, कीर्ति, चैतन्य, गौरांगी एंड पलक, आपको क्लियर है ये? Yes, sir. ओके ओके ओके, ठीक है। गौरांगी आपको भी क्लियर है? गौरांगी सो गए? नहीं नहीं अच्छा ठीक है ओके। तो हमारे पास अभी 10 मिनट है, तो लास्ट टॉपिक हम लोग करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनैलिटी। ये टॉपिक आपको यूजली बोर्ड्स में जो लिखने को आता है वो 6 मार्कर का आता है, वरना आजकल जो थ्योरी जो ऐसे आ रही है तो इड ईगो सुपर ईगो सेपरेटली आ रहा है लिखने के लिए। स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनैलिटी, अब ये बेसिकली क्या कहता है, साइकोडायनेमिक अप्रोच हमारे स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनैलिटी को एक्सप्लेन कर रहा है कि हमारी पर्सनैलिटी एक्चुअली बनी कैसे है। तो जैसे अभी हमने कॉन्शियस पढ़ा, कॉन्शियस, प्री कॉन्शियस, अनकॉन्शियस होता है। स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनैलिटी क्या कहते हैं, सिगमंड फ्रॉइड ने बोला कि 3 एलिमेंट्स हैं हमारी पर्सनैलिटी के, इड, ईगो, सुपर ईगो। ठीक है, इड, ईगो, सुपर ईगो। तो आप यहाँ पे देखो एक पिक्चर बनी हुई है, एक डायग्राम है। इड क्या है, सारा अनकॉन्शियस है, इड सारा अनकॉन्शियस है, अनकॉन्शियस विच इज़ हिडन। आप लोग अपने अंदर झांकना, देखना कई चीज़ें छुपा के रखी होगी जो किसी को नहीं पता होगी। ज़्यादातर कॉन्फ्लिक्ट्स भी उसी के साथ होते हैं, नहीं होंगे तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, इड से निकलकर ईगो एंड सुपर ईगो बनता है, इड से निकलकर सुपर ईगो बनता है, सुपर ईगो तो अलग से ही काम कर रहा होता है। तो कहते हैं ईगो में थोड़ा सा हिस्सा जो है आपका जो है अनकॉन्शियस का भी होता है, वरना ईगो प्री कॉन्शियस स्टेज में है क्योंकि अवेयरनेस आती है, अटेंड करते हो। सुपर ईगो भी ऐसा है, सुपर ईगो में भी अनकॉन्शियस मटेरियल काम कर रहा होता है। जैसे अनकॉन्शियसली ज़रूरी नहीं है कि आप किसी को नहीं छुपा रहे, बट आपको लगता है कि क्योंकि सुपर ईगो जो है मोरालिटी प्रिंसिपल पे काम करता है कि मॉरली ये सही है कि नहीं है, तो अनकॉन्शियस में थोड़ा सा ज़्यादा है। एंड ऊपर आप देख रहे हो जो कि कॉन्शियस है, एक्सटर्नल रियलिटी, ईगो ने थोड़ी सी ज़्यादा जगह ले रखी है, सुपर ईगो ने कम ले रखी है, इड ने तो ले ही नहीं रखी है। ठीक है, क्योंकि अब क्यों नहीं ले रखी है इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो ये क्या कहता है कि ये जो इड ईगो सुपर ईगो है ये हमारे अनकॉन्शियस में फोर्सेस की तरह काम कर रहा होता है, एंड दे कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम द वेज पीपल बिहेव, लोग कैसे बिहेव कर रहे होते हैं उससे हम लोग समझ सकते हैं। इसको समझते हैं हम लोग कॉन्सेप्ट को। सबसे पहले उन्होंने इड के बारे में बात करता है, मैं बेसिक स्ट्रक्चर बता देता हूँ। इड जो है प्लेजर प्रिंसिपल पे काम करता है, ईगो जो है रियलिटी प्रिंसिपल पे काम करता है, सुपर ईगो जो है मॉरल प्रिंसिपल पे काम करता है। ठीक है, अंडरलाइन कर लेना, इड जो है प्लेजर प्रिंसिपल पे काम करता है, ईगो जो है रियलिटी प्रिंसिपल पे काम करता है, सुपर ईगो जो है मॉरल प्रिंसिपल पे काम करता है। नाम से ही पता चल जाएगा आपको। ठीक है, प्लेजर, इड जब काम कर रहा होता है तो इड में क्या देखते हो, ये सब अनकॉन्शियस को होता है। जहाँ पे आप ये देख रहे होते हो कि इस चीज़ को करने से मुझे प्लेजर मिलेगा, मुझे ग्रेटिफिकेशन या सेटिस्फैक्शन मुझे मिलेगा, तो आप जो है दुनिया जहान का मोरालिटी ये वो कुछ नहीं देखोगे, आप ये चीज़ करने पे करोगे ही करोगे। तो ना आप रियलिटी, ना उसको आप ईगो लेवल पे प्रोसेस कर पाओगे, ना आपको सुपर ईगो लेवल पे प्रोसेस कर पाओगे। तो ट्राई टू कंसिडर, अगर मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जो सीरियल रेपिस्ट है फॉर एग्जांपल, अगर किसी ने एक इंस्टेंस होता है तो हम उसको सीरियल रेपिस्ट नहीं कह सकते, ऑब्वियसली हमें पता है। बट आप ये देखो उस बंदे की भी मनोदशा क्या हो जाती है, प्लेजर, क्योंकि मैं एक चीज़ नहीं कर पाया या कर पाई फॉर एग्जांपल। ठीक है, तो
तो ये ग्रेटिफिकेशन पूरा करना ज़रूरी हो जाता है, तो ये प्लेजर प्रिंसिपल की तरह काम करता है। मुझे वो करना है, जो सीरियसली कर रहे होते हैं तो करना है जी, करना है जी, करना है, क्योंकि प्लेजर प्रिंसिपल पे काम कर रहा है। वो ये नहीं देख रहा सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, मैं पकड़ा जाऊँगा या पकड़ी जाऊँगी तो क्या प्रॉब्लम होएगी, ये सब देखने को हमें मिलता है। तो ये क्या कहता है, इट इज़ अ सोर्स ऑफ पर्सनल इंस्टिंक्चुअल एनर्जी, इट डील्स विद इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन ऑफ प्रिमिटिव नीड्स, सेक्शुअल डिजायर्स एंड अग्रेसिव इम्पल्सेस। आपको गुस्सा करना है, आप करोगे, भाड़ में जाए क्या कह रहा है इंसान, क्या नहीं कह रहा। एंड इट वर्क्स ऑन द प्लेजर प्रिंसिपल विच एज्यूम्स दैट पीपल सीक प्लेजर एंड ट्राई टू अवॉइड पेन। ठीक है, तो दर्द जो है उसको अवॉइड करने की कोशिश करेंगे, किसी भी तरीके का पेन हो सकता है, इमोशनल पेन, ठीक है, मेंटल पेन, एंड प्लेजर आप सीख करते हो। फ्रॉइड ने कंसिडर किया ज़्यादातर एनर्जी हमारी सेक्सुअल होती है, रेस्ट अग्रेसिव होती है। इट डज़ नॉट केयर फॉर मॉरल वैल्यूज़ ऑफ सोसाइटी और अदर इंडिविजुअल्स। हम लोग यहाँ पे मोरालिटी चेक नहीं करते, मतलब जो लोग इस लेवल पे काम कर रहे होते हैं, सबके साथ होता है वैसे तो। ईगो इड से निकल कर ही बना है, तो इड ईगो की थोड़ा सा कॉम्बिनेशन है। इड पे जब आप काम नहीं करते, तो फॉर एग्जांपल आपको लग रहा है नहीं ये चीज़ नहीं करनी, तो आप इसमें जो है ईगो को जो है सामने रखते हो। तो इट ग्रोज आउट ऑफ इट सीक्स टू सेटिस्फाई इंडिविजुअल इंस्टिंक्चुअल नीड्स इन अकॉर्डेंस विद रियलिटी। ठीक है, असलियत मतलब जो असल दुनिया है उस पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको पूरा करने की कोशिश करते हो। ठीक है, तो ये कहता है इट वर्क्स बाय रियलिटी प्रिंसिपल एंड ऑफन डायरेक्ट्स द इट्स टुवर्ड्स मोर अप्रोप्रिएट वेज ऑफ बिहेविंग। फॉर एग्जांपल द इड ऑफ अ बॉय हु वांट्स एन आइसक्रीम कोन tells him to grab the cone and eat it. His ego tells him that if he grabs the cone without asking, he may be punished. Working on the reality principle, the boy knows that the best way to achieve gratification is to ask for permission to eat the cone. तो यहाँ पे क्या कर रहे हो, आइसक्रीम खानी है क्योंकि खानी इसलिए है, मेरी फेवरेट है, मुझे इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन चाहिए, बट अगर वो बिना पूछे करेगा तो पनिशमेंट मिलेगी। उसके लिए वो क्या करेगा, परमिशन लेके खाएगा, तो वो बोलेगा ये बेटर तरीका है, तो ईगो जस्टिफाई हो गई, अरे भाई ऐसे करने पे बढ़िया रहेगा। तो दैट्स वाइल इट इज़ डिमांडिंग unrealistic and works according to pleasure principle, the ego is patient, reasonable and works by the reality principle. ठीक है, जैसे वो होता है ना, मैंने पहले भी बताया था, तो मैं क्या करता था, मैंने डायरेक्टली मेरे मतलब मेरी लाइफ टाइम में ना मेरे को बहुत इन्फैचुएशंस बहुत ज़्यादा हुई है, तो मैं कभी भी लड़कियों को डायरेक्टली प्रपोज नहीं करता था। ठीक है, मैम के आसपास भी थे, मैम से पहले भी थे। ठीक है, तो मतलब मेरा कभी रिलेशनशिप नहीं था, मैम से शुरू हुआ और मैम से सीधे सीधे शादी हो गई। तो मैं क्या करता था, मैं डायरेक्टली जाके बोलूँगा, सेटिस्फैक्शन तो चाहिए, डायरेक्टली जाके बोलूँगा, किसी को प्रपोज करूँगा तो क्या कोई गड़बड़ ना हो जाए। बेस्ट वे तरीका क्या है, मैं अपनी फ्रेंड को भेज देता हूँ, वो मेरे बिहाफ पे बोल देगी। ठीक है, यूजली, या वो बोल देगा। तो ये मैं ईड और ईगो दोनों तरीके से, कि मुझे लग रहा है हाँ रिलेशनशिप में आऊँगा, आगे कमिटमेंट निभाएंगे, तो इस तरीके से चल रहा होता था। तो रियलिटी प्रिंसिपल में जब मैं बोलता था कि मुझे इधर उधर हो सकती है पिटाई विटाई, तो इट्स बेटर कि आप मुझे किसी के थ्रू बुलवा दो। ठीक है, जस्ट एन एग्जाम्पल। सुपर ईगो क्या कहता है, जो लास्ट स्टेज है, द बेस्ट वे टू कैरेक्टराइज द सुपर ईगो इज टू थिंक ऑफ इट्स मॉरल ब्रांच ऑफ मेंटल फंक्शनिंग। द सुपर ईगो टेल्स द इड एंड ईगो वेदर द ग्रेटिफिकेशन इन अ पर्टिकुलर इंस्टेंस इज एथिकल। ठीक है, क्या जो अपनी ज़रूरत को, जो सेटिस्फैक्शन को पूरा करने की कोशिश कर रहे हो, क्या वो सही है इस तरीके से करना। इट हेल्प्स कंट्रोल द इड बाय इंटरनाइजिंग द पेरेंटल अथॉरिटी थ्रू द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन। तो यहाँ पे पेरेंटल अथॉरिटी आ जाती है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ अ बॉय सीज एंड वॉन्ट्स एन आइसक्रीम कोन एंड आस्क हिज मदर फॉर इट, हिज सुपर ईगो विल इंडिकेट दैट दिस टाइप ऑफ बिहेवियर इज मॉरली करेक्ट। कि मम्मी से पूछ के मैं कर लेती हूँ या खा लेता हूँ आइसक्रीम, तो ये बेटर रहेगा। दिस अप्रोच टुवर्ड्स ऑब्टेनिंग द आइसक्रीम विल नॉट क्रिएट गिल्ट, फियर और एंजाइटी इन द बॉय। ठीक है, ये चीज़ उन्होंने सुपर ईगो में बताई। तो ये 3 लेवल्स हैं जो काम कर रहा है, एक्सप्लेन इन्होंने एग्जाम्पल के साथ कर दिया। इड ईगो सुपर ईगो, इड प्लेजर प्रिंसिपल, ईगो रियलिटी प्रिंसिपल, सुपर ईगो मॉरल प्रिंसिपल। So then it further says कि thus in terms of individual functioning, Freud thought of unconscious as being composed of 3 competing forces. ये एक दूसरे से compete कर रहे होते हैं। In some people the id is stronger than ego, in others it's super ego. तो जब आप morality देख रहे हो, तो आप ये देखो जो murderers हैं, जो rapists हैं, ये लोग कहाँ सुपर ईगो में काम कर रहे हैं, ये इड पे काम कर रहे हैं। प्लेजर चाहिए जी, डकैती करनी है, बैंक रॉबरी है, किसी को मारना है, सुपर ईगो जो है इड काम कर रहा है, सॉरी इड काम कर रहा है, इड काम कर रहा है। एंड जिसका स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा, इड का होगा, ईगो का, सुपर ईगो का, उस हिसाब से आपकी स्टेबिलिटी का पता चलेगा, आपकी पर्सनैलिटी का। आप मोरालिटी देख रहे हो तो स्टेबल हो, आप प्लेजर देख रहे हो तो आपका जो है दिमाग का बेड़ा गर्क होकर रखा होगा। ये मतलब ऐसे ऑब्वियसली केसेस बहुत सारे होते हैं। फ्रॉइड ने ये एज्यूम किया इड के अंदर 2 फोर्सेस होती है, लाइफ इंस्टिंक्ट, डेथ इंस्टिंक्ट। डेथ इंस्टिंक्ट पे इतना फोकस नहीं किया, क्यों नहीं किया, क्योंकि मर जाओगे तो फिर क्या ही प्लेजर रह जाएगा। ठीक है, मर गए, टाटा बाय बाय, सब खत्म। लाइफ इंस्टिंक्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, बिकॉज हम ज़्यादातर जो है इसमें इन्होंने सेक्सुअल और अग्रेसिव टेंडेंसी के इंस्टिंक्ट को ही बताया है, एंड इसको ज़्यादा पुश मिलता है। तो इंस्टिंक्चुअल लाइफ फोर्स जो एनर्जाइज करता है इड को, उसको हम लोग लिबिडो बोलते हैं। ये 1 मार्कर है।
तो ये मार्क कर लीजिएगा, सैम्पल पेपर में आया हुआ है आपके ये। इंस्टिंक्चुअल लाइफ फोर्स दैट एनर्जाइजेस द इट इज कॉल्ड लिबिडो एंड इट वर्क्स ऑन द प्लेजर प्रिंसिपल एंड सीक्स इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन। ठीक है, तो ये इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन के टुवर्ड्स काम कर रहा होता है। ठीक है जी, ये आपका स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनैलिटी था। किसी को भी डाउट, मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल दे दी हैं, कीर्ति, गौरांगी, चैतन्य एंड पलक, आप लोगों को किसी भी तरीके का डाउट, इनफैक्ट एनीवन एल्स, कुछ पूछना है इसमें? नो सर। ओके, ठीक है, ठीक है, नो सर। ओके। पलक, तुम्हें क्लियर है? यस सर, क्लियर है। ओके, ठीक है। कीर्ति, आपको क्लियर है? ओके, कूल, ठीक है। प्लीज़ फील फ्री टू आस्क एनी डाउट। ठीक है, टॉपिक थोड़ा सा ऐसा ही है, आगे भी थोड़ा सा स्लाइटली ऐसा ही है, तो आप जो भी आपको डाउट लगे आप टेक्स्ट कर सकते हो अगर यहाँ नहीं पूछना चाहते हैं। ठीक है, तो हम इसके बारे में बात कर लेंगे। ओके, सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एंड पेशेंस। आज हम इतना ही करेंगे, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। पॉल साइंस की क्लास आज नहीं है, नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर हम लोग शुरू करेंगे। या थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर। बाय कीर्ति, गौरांगी, आराध्या, Thank you, दिशा, sir. चैतन्य, पलक एंड गुनगुन। बाय बाय गुनगुन, टेक केयर, बाय बाय।